Hello friends, myself Himanshu Sharma. Welcome to you on my YouTube channel Origin Education. आज लेक्चर 11 में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट चल रहा था हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज जो हमारे आर्टिकल होने वाला है फंडामेंटल राइट्स, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो भी 12th आर्टिकल। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13th आर्टिकल के बारे में। 13 आर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको आज की वीडियो में एक ही आर्टिकल जो है कवर किया जाए, जिससे आपको अच्छी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन मिल सके। बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ सजेशन वगैरह है, अलग तरह से कुछ वीडियोस वगैरह हम बना सकते हैं, या कुछ और सजेशन आप चाहते हो तो आप हमें प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं अपनी डिटेल्स, और फेसबुक पेज को लाइक करके वहां पे भी आप हमें अपडेट्स दे सकते हैं। और कहीं भी कुछ करना है और भी कुछ बड़ा आपको डिसीजन या कुछ देना है हमें कुछ भी, तो आप हमें मेल कर सकते हैं origineducationconcept@gmail.com। तो लेट्स बिगिन। आर्टिकल 13। Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. In other words, it is extensively provide to the doctrine of the judicial review. This is the power being conferred on the Supreme Court, Article 32, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, and the High Court, Article 226 वाला, that can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the fundamental rights. इसका मतलब कुल मिला के थोड़ा सा क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज यूज करी है वो थोड़ा सा टफ यूज की है, तो उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो भी लॉ बने हैं, ऑल लॉज जो भी बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने से पहले, और जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, वो दोनों ही वैलिड है, चाहे वो उसके बाद बने हो चाहे उसके पहले बने हो। पर जो भी फंडामेंटल राइट्स को खराब करे, मतलब बेसिकली उसको देखते हुए हमारे लॉ जो पहले बन चुके थे, जो फंडामेंट मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले जो लॉ बन चुके थे, और वो फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉइड करते हैं या कुछ खराब करते हैं, उनको डाइल्यूट करते हैं या फिर हटाते हैं, कुछ भी खराब होता है उनसे, तो उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, ठीक है। The term law in Article 13 has been given a wide connotation so that to include the following. जो टर्म जो लॉ में जो टर्म यूज किया गया द लॉ, उसका कैनोटेशन के थ्रू मैं बताना चाहूंगा क्या क्या है। परमानेंट लॉज इंटरेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, टेम्पररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड legislation, executive legislation मतलब like order, by law, rule, regulation और notification, और non legislation source of law that is custom or uses having the force of law। तो इस चारों लाइनों का मतलब बहुत बड़ा होता है, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले से लेकर के हम लगभग पहले 3 के इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ऐसा मतलब कुल मिला के सारी चीजें हम साइड में रखते हैं, और एक चीज आपको सीधी सीधी बताते हैं। स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बना सकती है, बनाती है मान लो, जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स हट रहे हो, ठीक है, या फिर डाइल्यूट हो रहे हो। अब कई जगह मैंने देखा है, कई जगह मैंने इसके आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ा भी है, और कई सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि हटाना और डाइल्यूट होना दोनों को एक ही घोषित कर देते हैं वो लोग, जबकि हटाना मतलब उसको कंप्लीटली रिमूव करना होता है, और डाइल्यूट करना होता है उसमें ढील देना। कुल मिला के उसका हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी चीज में ढील देना तो आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं केमिस्ट्री लैब के थ्रू देता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर अच्छी केमिस्ट्री लैब में जो स्कूल कॉलेजेस में होती है, उनमें प्योर नहीं रखा जाता, उसको डाइल्यूट करके रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी डेंजरस होता है, तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसको डाइल्यूट करके रखा जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन उतने ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं होते जितना वो ओरिजिनली करेगा, इसलिए उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो डाइल्यूट का मतलब आप समझ सकते हो ढील पोल, और हटाने का मतलब होता है कंप्लीटली उस चीज को रिमूव करना।
ठीक है। तो अगर स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बनाता है, हमारा कुल मिला के कहने का मतलब ये आर्टिकल 13 में, अगर स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बनाता है जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स हट रहे हो, डाइल्यूट हो रहे हो, और या कुछ और भी हो रहा हो, तो फंडामेंटल राइट्स खराब हो रहे हो, तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। कुल मिला के ये बात है। दूसरी बात, ऑर्डिनेंस, कई बार ऑर्डिनेंस बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये सेकंड वाली लाइन का है। ऑर्डिनेंस आर मेड इन इमरजेंसी विद द हेल्प ऑफ, मतलब उसकी मतलब प्रेसिडेंट के अंडर में बनाए जाते हैं ऑर्डिनेंस, क्योंकि ये लॉ बनाए जाते हैं कई बार कंडीशन रहती है, कई बार मतलब ये रहता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, इस वजह से बनाए जाते हैं। तो उसको कई समय तक नहीं रखा जाता, मतलब कुछ समय तक रखा जाता है, उसके बाद उन चीजों को हटाया जाता है। जो भी लॉ बने हैं, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको, लॉ जो भी बने हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब ब्रिटिश के जमाने में 1800, 1900 में, 2000 में जो भी बने हैं और वो रिपील नहीं किए गए हैं या फिर उनको यूज नहीं किया गया है, तो उसको लॉ इन फोर्स में आते हैं। लॉ इन फोर्स में बताओ क्यों आते हैं लॉ इन फोर्स में? लॉ इन फोर्स में वो रूल आते हैं जिनका ना तो इस्तेमाल अब हुआ है, बहुत समय से यूज नहीं हुआ है, तो उनको लॉ इन फोर्स आता है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में दूंगा, क्योंकि अगर लॉ इन फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सारे मतलब जो पुराने रूल है उनको हटाया नहीं जाएगा, तो उसके बाद कई बार हम पे गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा और एक टेम्परेरी एग्जांपल जो है आपको दे देता हूँ। 2014 में हमारी न्यू गवर्नमेंट आई थी, उसने उसने ऑब्सलाइट, मतलब आउटडेटेड लॉ जो होते हैं, ऑब्सलाइट होते हैं, जो ऑब्सलाइट या फिर कह सकते हैं आउटडेटेड रूल्स को हटा रही है, रिपील कर रही है उनको, मतलब बार बार रिपील करके लगभग उन्होंने 200 से 300 लॉ अभी तक रिपील कर चुके हैं। और ऐसा करने से स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे खिलाफ अगेंस्ट में कुछ भी मतलब फायदा उठा सकती है उन रूल्स के, मतलब नेगेटिव इस्तेमाल करके, जो कि पहले यूज नहीं हुए हैं। कभी यूज नहीं हुआ लॉ भी लॉ इनफोर्स में आता है। ये भी मैं एक बात एक दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं, कभी भी यूज नहीं किया गया लॉ भी लॉ इनफोर्स में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उसमें हमने ये वाली भी चीज कवर कर ली, जो डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मतलब जो भी है आप इसमें, आप क्या होता है, ऊपर दिए गए जितने भी मैंने आप पॉइंट्स आपको बताए थे, उसमें अगर कोई भी आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स में बदलाव हुआ है या हटे हैं, कुछ भी हुआ है, तो आप उनको डायरेक्ट चैलेंज भी कर सकते हैं, कहाँ पे, कोर्ट में। और उसके तहत हैंस कैन भी ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि वो लॉ जो भी बने हैं वो वॉइड है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट कर लेती है, जैसे किसी स्टेट ने लॉ बना दिया, फंडामेंटल राइट उससे या तो डाइल्यूट हो रहा है या फिर उससे हट रहा है या फिर उससे कुछ और उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर वो आर्टिकल सेक्शन आर्टिकल मतलब आर्टिकल 368 के तहत, जबकि मैं आपको आर्टिकल, जैसे अभी आप 13 पढ़ रहे हो, तो आर्टिकल 368 में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए आर्टिकल 3 मतलब 368 के तहत वो लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है पार्लियामेंट में, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उससे हम अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, मतलब उनको चेंज भी कर सकते हैं, डाइल्यूट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको मतलब कंप्लीटली हटा भी सकते हैं, मतलब उसकी जगह रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट लाया जाए, उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात इसमें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें आर्टिकल 13 में आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीजें आर्टिकल 13 में होती है। ऐसा कोई भी लॉ, पहले दोबारा समझ लेते हैं, ऐसा कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने से पहले का लॉ बना हुआ है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को खराब करता है, वो सारे लॉज को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बना ले जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल या तो खत्म हो रहे हो या फिर डाइल्यूट हो रहे हो। मैंने दोबारा से आपको डाइल्यूट वगैरह का मतलब समझा दिया था। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी वो सारे लॉ जो है इनवैलिड कहलाएंगे। ऑर्डिनेंस के तहत इमरजेंसी कंडीशन में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ अगर कोई लॉ बनता है तो उसको भी हम रिपील करके हटवा सकते हैं, अगर वो बाद में कुछ समय के लिए बनती है वो चीज और यूज ना होने पर उनको रिपील करके हटाया जा सकता है। जो भी लॉ बिफोर इंडिपेंडेंस बने हैं 1800 में, 1900 में, या आफ्टर इंडिपेंडेंस बने, कभी भी बने और कभी यूज नहीं हुए, तो उनको लॉ इन फोर्स में आते हैं। और आपको एग्जांपल मैंने 2014 का दे दिया कि 200 से 300 वो लोग लॉ अभी तक रिपील कर चुके हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कई दफा हमारे साथ उससे फायदा भी उठा सकती है। और
कभी भी जो भी लॉ, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अभी कभी भी लॉ अगर यूज नहीं हुआ है और पहले यूज हुआ था और अब यूज नहीं हुआ, मतलब पहले मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले यूज हुआ है और अब नहीं हुआ, तो अभी वो लॉ इनफोर्स में ही आता है और उन लॉ को हटाया जा सकता है, मतलब लॉ इनफोर्स में ही वो चीज आती है। और आर्टिकल 368 के तहत आप इतना याद रख लिया, अगर पार्लियामेंट में हमारी ये चीज एक्सेप्ट हो जाती है, अगर कोई स्टेट लॉ बनाता है और वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं, अगर वो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होता है तो। ठीक है, सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हम आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ सके आर्टिकल 14 की। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू और हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसमें राइट्स टू इक्वलिटी में। सो वंस अगेन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।